नमस्कार। देश की बात में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश की बात में आज सबसे पहले बात 2024 में एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्ष यानी यूपी के बजाय एक नए नाम के साथ अब मैदान में उतर चुका है। बेंगलुरु में हुए विपक्ष महामंथन में गठबंधन को क्या नया नाम मिला और क्या बनी 2024 के लिए रणनीति, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दिल्ली में एनडीए की बैठक के बारे में भी आपको पूरा अपडेट देंगे। उधर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर जासूसी के आरोप में यूपी एटीएस ने आज दूसरे दिन भी पूछताछ की है। पूछताछ में सीमा हैदर ने कौन कौन से राज उगले ये भी हम आपको बताएंगे। वहीं अदालत की खबरों पर भी रहेगी हमारी पहली नजर। महिला कुश्ती खिलाड़ियों के यौन शोषण मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है। आखिर क्या है पूरा मामला यह भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात का सफर। लोकसभा चुनाव 2024 के सियासी घमासान का ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी एनडीए के कुनबे को बढ़ाकर सत्ता पर जीत की हैट्रिक मारने की रणनीति को धार दे रही है, तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरना चाहते हैं। विपक्षी एकता के नए कुनबे का नाम दिया गया इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बेंगलुरु में लगे विपक्षी नेताओं के जमावड़े में यह दावा किया जा रहा है कि ये 26 दल एक साथ आकर मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। विपक्षी दलों खासतौर पर कांग्रेस का कहना है कि लड़ाई सत्ता की नहीं, देश को बचाने की लड़ाई, और हम सब आपसी मतभेद भुलाकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि विपक्षी एकता की राह में कठिनाइयां भी कम नहीं। मिशन 2024 विपक्षी दलों ने दिखाया 26 की एकता का दम। एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा रोमांचक सियासी मुकाबला। महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर खाई जा रही थी साथ रहने की कस्में। मिशन 2024 फतह करने को लेकर सियासी दलों का ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाकर लगातार तीसरी बार सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम बीजेपी विरोधी दल एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी एकता के लिए दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। 26 दल मिलकर बीजेपी को सत्ता से हटाने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। इस नए अलायंस का नाम दिया गया है इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट। इस बैठक में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई सत्ता या फिर प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। यानी साफ संदेश दिया जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर एक साथ रहने को तैयार हैं। शर्त एक है, बीजेपी को सत्ता से हटाना। लेकिन विपक्षी एकता की राह में कांटे भी कम नहीं है। ED, vigilance, all such institutions, they are using against opposition party leaders and their workers. Therefore, there is a grave situation. To save this situation, we have come together, and country is important for us. चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था,
वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है, और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है। हालांकि इस बैठक में गठबंधन के संयोजक पद पर फैसला नहीं हो सका। कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी या नीतीश कुमार में से किसी एक को संयोजक पद दिया जा सकता है, लेकिन अब इस पर मुंबई में होने वाली अगली बैठक में फैसला लेने की बात कही गई है। 11 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जो संयोजक और पार्टियों के सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला बनाएगी। वहीं विपक्षी गठबंधन के कामकाज के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा, जहां 26 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया एनडीए को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति तैयार करेगा। विपक्षी एकता पर पीएम का प्रहार। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग की दशकों से देश हवाले है। भ्रष्टाचारी परिवारवादी दलों ने देश के युवाओं के साथ नाइंसाफी की है। विपक्षी दलों के लिए देश का विकास मायने नहीं रखता, इनके लिए फैमिली फर्स्ट है। बेंगलुरु में चल रही विपक्षी दलों की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार अटैक किया है। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर जोरदार तंज कसते हुए कहा कि बेंगलुरु में भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है। सारे भ्रष्टाचारी और परिवारवादी एकजुट होकर अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन परिवारवादी दलों ने देश के युवाओं के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि विपक्षी दलों के लिए देश का विकास मायने नहीं रखता, इनके लिए फैमिली फर्स्ट है। इनका एक ही एजेंडा है, परिवार बचाओ। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। कुल मिलाकर 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी एकता मजबूत होती दिखाई दे रही है। महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर विपक्षी एकता की कस्में खाई जा रही हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि विपक्षी एकता के मद्देनजर बीजेपी भी अपने कुनबे को विस्तार देने का प्रयास कर रही है। विपक्षी दलों के जहां 26 दल एक साथ हैं, तो वहीं बीजेपी 38 दलों के साथ होने का दावा कर रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सिर्फ छोटे छोटे दलों को साथ लाकर विपक्षी दल क्या मजबूत एनडीए का सामना कर पाएंगे, क्योंकि जो 26 दल एकजुट होने जा रहे हैं वो पिछले चुनाव में 150 सीटों से कम में सिमट गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। उधर बेंगलुरु में विपक्षी 2 दिन की बैठक मंगलवार शाम 4 बजे खत्म हो गई। इधर दिल्ली के अशोका होटल में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए में शामिल 38 दलों की मीटिंग चल रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बेहद खुशी की बात है कि पूरे भारत से हमारे मूल्यवान एनडीए साझेदार आज दिल्ली बैठक में भाग लेंगे। हमारा टाइम टेस्टेड गठबंधन है जो राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। एनडीए के 25 साल और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह बैठक बुलाई गई है। इसमें 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। एनडीए की बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना की ओर से और एनसीपी के बागी गुट के नेता अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल पहली बार बैठक में शामिल हो रहे हैं।
प्रफुल्ल पटेल पटना में हुई विपक्ष की पहली बैठक में भी शामिल हुए थे, लेकिन एनसीपी में टूट के बाद अब वो एनडीए के साथ हैं। वहीं एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद एनडीए में शामिल हुए हैं। बैठक में एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस भी पहुंचे हैं। हालांकि बैठक से पहले चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको गले लगा लिया। वहीं पशुपतिनाथ पारस से प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया। बिहार से 4 पार्टियां एनडीए की बैठक में शामिल हुई हैं। बीजेपी ने बिहार से 4 नेताओं चिराग पासवान, पशुपति पारस, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को एनडीए के साथ जोड़ा है। एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा है। मैंने बीजेपी नहीं, नीतीश के कारण एनडीए को छोड़ा था। पाकिस्तान की सीमा हैदर जासूस है या प्रेमिका, 15 दिन बाद भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। सोमवार को यूपी एटीएस ने उससे 8 घंटे तक पूछताछ की और उसके चाचा और भाई के पाकिस्तानी आर्मी में होने पर सवाल जवाब किए गए। देर रात सीमा को वापस घर छोड़ दिया गया। सीमा सचिन और उसके पिता को मंगलवार सुबह फिर एटीएस पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गए। इस दौरान सीमा ने कई खुलासे किए हैं। हालांकि एटीएस जिन सवालों के जवाब चाह रही है वो उसे अब तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन सीमा के साथ भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सचिन पहला हिंदुस्तानी युवक नहीं है जिससे पाकिस्तान की सीमा हैदर पबजी के जरिए मिली थी। इससे पहले भी वो भारत के कुछ युवकों के संपर्क में थी। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों से सीमा ने संपर्क किया था वो ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी जासूस होने के शक में सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। सोमवार को भी सीमा, सचिन और सचिन के पिता से 8 घंटे की पूछताछ के बाद मंगलवार को भी पूछताछ जारी रही। सोमवार को जांच के दौरान सीमा का मोबाइल चेक किया गया तो उसका सारा डाटा डिलीट मिला। जांच एजेंसियों की माने तो सीमा के मोबाइल से कई राज खुल सकते हैं, लेकिन उसने सारा डाटा डिलीट कर दिया है। अब सीमा के मोबाइल डाटा को रिकवर किया जाएगा। इसी के साथ उन्हें और भी कई अहम सुराग मिले। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर से सोमवार को एटीएस ने अंग्रेजी की कुछ लाइनें पढ़वाईं, जिसे सीमा ने न सिर्फ अच्छे से पढ़ा बल्कि उसके पढ़ने का तरीका भी बेहद अच्छा था। जिस तरह से तुरंत बिना हिचके सीमा सभी सवालों के जवाब दे रही है, उसको देखते हुए एटीएस सतर्क है। एटीएस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं सीमा को कोई गाइड तो नहीं कर रहा। सीमा के परिवार में कितने लोग हैं, ससुराल और मायके के लोग क्या करते हैं, कहां रहते हैं, इन सब को लेकर सीमा से पूछताछ की जा रही है। सीमा हैदर के आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी से कनेक्शन को लेकर भी जांच की जा रही है। सीमा के चाचा और भाई का पाकिस्तानी आर्मी में होना भी शक पैदा कर रहा है। सीमा के बिना वीजा इंडिया आने को लेकर भी उससे पूछताछ की जा रही है। सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ भारत में एंट्री कैसे की, इसे लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने एसएसबी से रिपोर्ट मांग ली है। सीमा बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल से भारत आई थी। इस बॉर्डर की सुरक्षा में एसएसबी तैनात है। आईबी ने पूछा है कि जब सीमा और उसके 4 बच्चों के पास टूरिस्ट वीजा नेपाल का था तो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में कैसे घुस गई, कहां गड़बड़ी हुई, ये चूक है या कोई साजिश। आईबी की एक टीम इस पूरे केस की छानबीन करने के लिए नेपाल भी जा रही है। ये टीम सीमा और सचिन के अब तक के दिए गए बयानों को एक एक कर वेरीफाई करेगी। आईबी को शक है कि सीमा को 4 बच्चों सहित नेपाल बॉर्डर पार कराने वाली कहानी में पर्दे के पीछे कोई और भी व्यक्ति है। वो व्यक्ति प्रभावशाली है जिसने सीमा की भारत में एंट्री करवाई। यूपी एटीएस ने सोमवार को सीमा हैदर के पासपोर्ट, आधार कार्ड और उसके बच्चों से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की। जांच के दौरान ग्रेटर नोएडा रबुपुरा थाने के थाना प्रभारी को भी बुलाया गया। थाना प्रभारी की जांच में मिले सबूतों को एटीएस ने अपनी जांच में शामिल किया है। इसके अलावा सीमा हैदर द्वारा नोएडा पुलिस को दिए गए बयान और एटीएस की पूछताछ में दिए गए सवालों के जवाबों का मिलान भी किया जाएगा। वहीं सीमा के पति गुलाम हैदर से भी
यूपी एटीएस फोन पर बात करेगी। फिर सीमा के बयानों और गुलाम के बयानों को मैच किया जाएगा। जांच के बाद एटीएस रिपोर्ट तैयार करेगी। उस रिपोर्ट को लखनऊ हेड ऑफिस भेजा जाएगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय से रिपोर्ट साझा की जाएगी और फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर सीमा की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तानी सीमा इतनी आसानी के साथ भारत में कैसे दाखिल हो गई और जांच एजेंसियां इतनी देर से क्यों सक्रिय हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की अदालत में पेश किया हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों के यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिली। अब 20 जुलाई को इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। कैसरगंज सांसद की नियमित जमानत पर बहस बुधवार को होगी। इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट ने समन जारी कर दोनों आरोपियों को 18 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया था। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष 20 तारीख को 2:30 बजे के लिए है, जिसमें एक्यूज को भी पेश होने के लिए कहा गया है और उसमें दी गई है। और अब उसमें जो आगे की आर्गुमेंट चार्जशीट, दूसरी बड़ी बात, जो लंबी चौड़ी चार्जशीट फाइल की है उसकी कॉपी सप्लाई कर दी गई है। चार्जशीट पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है। राजनीतिक साजिश के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद और विनोद तोमर को उनके साथ की वजह से फंसाया गया, जबकि उनका कोई दोष नहीं है, पूरी तरह से निर्दोष है, पूरी तरह से इनोसेंट है। ब्रजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों ब्रजभूषण और विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट का कहना है कि गुरुवार 20 जुलाई को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। दोनों को 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। ब्रजभूषण की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष ने अंतरिम जमानत का विरोध नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने कहा, हमने ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है, हम इसे आप पर छोड़ते हैं, बस इसकी वजह से गवाह प्रभावित नहीं होने चाहिए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस चार्जशीट में आरोपी ब्रजभूषण और WFI सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ केस का जिक्र है। चार्जशीट में कुल 44 विटनेस हैं और कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें 15 लोगों ने पीड़ित रेसलर्स के सपोर्ट में बयान दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने ब्रजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 300 यौन टिप्पणी, 354D पीछा करना और 506 की उपधारा 1 आपराधिक धमकी के तहत चार्जशीट दायर की गई थी। वहीं पॉक्सो मामले में नाबालिग के कथित तौर पर सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए हैं। ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यौन उत्पीड़न की कथित घटनाएं 2016 और 2019 के बीच WFI ऑफिस, सिंह के आधिकारिक आवास और विदेश में भी हुई है। आईपीसी की धारा 354 की बात करें तो इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है और गैर जमानती धारा है। 354A में अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान लेकिन जमानती धारा है। 354D में 5 साल की सजा है, जबकि ये धारा जमानती धारा है। कई विपक्ष के नेता ब्रजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर दिल्ली पुलिस बीजेपी पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार न करने का कारण बताते हुए कहा, ब्रजभूषण ने निर्देशों का पालन किया और वो जांच में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस फिलहाल फॉरेंसिक लैब में जमा हुए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस केस में ब्रजभूषण के खिलाफ 7 गवाह मिले हैं। यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता महिला पहलवानों को देने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को राहत देते हुए ईडी की जांच पर रोक लगा दी। ईडी ने इस मामले में अब तक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर डेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने दावा किया था कि विशेष सचिव ने आबकारी नीति में बदलाव किया था, जिसकी वजह से 2000 करोड़ का घोटाला हुआ।
में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कथित छत्तीसगढ़ शराब मामले की ईडी जांच पर अंतरिम रोक लगाई। राज्य आबकारी विभाग के कई अधिकारियों ने शिकायत की है कि ईडी उन्हें और उनके परिवार को धमकी दे रहा है और गिरफ्तार भय दिखाकर प्रताड़ित और परेशान कर रही है। ये भी आरोप है कि मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने ये दावा किया कि अधिकारियों ने यहाँ तक कहा है कि वो विभाग में काम नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि ईडी राज्य के आबकारी अधिकारियों को धमका रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान भी छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया था कि ईडी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राज्य में कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। ईडी ने इस मामले में अब तक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने दावा किया है कि विशेष सचिव ने आबकारी नीति में बदलाव किया था और जिसकी वजह से 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। गौरतलब है कि ईडी ने छापेमारी कार्रवाई कर आबकारी विभाग में हुए 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का भंडाफोड़ किया था। वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि एजेंसी राज्य में केवल इस घोटाले की जांच कर रही है। अनवर ढेबर की ओर से दाखिल अलग अलग 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें एमपीएमएलए की धारा 50 को चुनौती दी गई है, जिसमें ईडी किसी को भी बिना कारण बताए पूछताछ के लिए बुलाने का प्रावधान है। वहीं कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई कर दावा किया है कि साल 2019 से 2022 के बीच प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ है, जिसमें 2000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। उन्होंने अपनी जांच में ये खुलासा किया है कि कारोबारी छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट चला रहे हैं और उसमें बड़े नेताओं के अलावा सीनियर अफसरों का भी सपोर्ट है, जिसमें एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बेचे जाने वाली शराब की हर बोतल पर अवैध वसूली की जा रही थी। इसमें ईडी ने कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और इसी के साथ देश की बात में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।